हिंदुओं का विश्वास है कि कुंभ स्नान से मोक्ष मिलता है। हिंदुओं का विश्वास है कि कुंभ स्नान से प्रगति होती है और इसी विश्वास की वजह से प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जन समूह उमड़ता है। यही संतों के समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया गया और अब 12 साल बाद इस महाकुंभ में बीजेपी के अगले पीएम कैंडिडेट के नाम का प्रस्ताव आ सकता है। ये एक बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ के नाम पर सभी की रजामंदी है, ऐसा कहा जा रहा है और इसलिए उन्हें प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। कुंभ में हर बार कोई ना कोई बड़ा फैसला होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का नाम पीएम पद के लिए हो या फिर धारा 370 हटाने का फैसला। आरएसएस और हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि घटनाओं के क्रम को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आपको सटीक जवाब मिल जाएगा। फिर मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी लोग सुनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वीएचपी लीडर रहे अशोक सिंघल। साल 2012 की बात है, प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में अशोक सिंघल ने भारत के भविष्य पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि एक अजय शक्ति का निर्माण हो रहा है, उसके आते ही संसदीय तरीके से राम मंदिर बनेगा। 2012 से ही अशोक सिंघल मोदी के नाम को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे। अगले ही साल कुंभ का आयोजन हुआ। कुंभ के तकरीबन 10 दिन पहले अशोक सिंघल के घर पर मोदी के नाम पर 2 दिन तक मंथन हुआ। इसमें मोहन भागवत, प्रवीण तोगड़िया और आरएसएस के पदाधिकारी शामिल रहे। बहुत कोशिशों के बाद मोहन भागवत मोदी के नाम पर राजी हो गए और उसके बाद कुंभ में धर्म संसद हुआ, जिसमें मोहन भागवत ने हिंदू और संत समाजों के बीच पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लिया। धर्म संसद के आखिरी दिन तकरीबन 10,000 संतों ने चिमटा बजा करके मोदी के नाम का किनारे लगाए। उस समय प्रधानमंत्री पद की रेस में लालकृष्ण आडवाणी बहुत आगे थे, लेकिन संत समाज का मानना था कि नरेंद्र मोदी पक्के सनातनी है, सनातन धर्म की रक्षा वही कर सकते हैं। वही इसके बाद बीजेपी के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं ये प्रस्ताव ऊपर तक लेकर जाऊंगा। तब कुंभ के अगले साल ही लोकसभा चुनाव थे, लेकिन इस बार कुंभ और लोकसभा चुनाव के बीच लगभग 4 साल का फासला है। इसलिए नाम पर चर्चा तो जरूर होगी, लेकिन सभी संगठनों के बीच इसे एक प्रस्ताव की तरह लाया जाएगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ का नाम जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से योगी आदित्यनाथ के नाम को प्रोजेक्ट किया जाता है तो इससे जुड़ी भी बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चूंकि बीजेपी इस समय पीएम कैंडिडेट को लेकर के अगर सोच रही है, आरएसएस की तरफ से अगर ये सुझाव है, तो फिर क्या इसमें डॉक्टर एस जयशंकर का नाम भी हो सकता है? ये भी एक अहम सवाल है। क्या गृह मंत्री अमित शाह का नाम हो सकता है? लेकिन कहा यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर के कहीं ना कहीं जो सामंजस्य की स्थिति है वो इस समय बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के पास फिर चुनौती बहुत सारी हो सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2012 में जब आरएसएस को और बीजेपी को मिलकर चुनाव करना था तो लालकृष्ण आडवाणी का नाम पीएम पद के लिए सबसे आगे था, लेकिन बावजूद इसके उन्हें पीछे किया गया क्योंकि एक सनातनी कॉन्फिडेंस चाहिए था। जो कहा गया वो नरेंद्र मोदी के पास है, बिल्कुल सनातन को सपोर्ट करने वाला एक चेहरा चाहिए था। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए यहाँ परेशानी तो नहीं है, क्योंकि सनातन और सभ्यता को लेकर के ही योगी आदित्यनाथ हमेशा आगे चलते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गल्फ कंट्रीज हो या ऐसी कंट्रीज जिनके साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बने हैं, अगर योगी आदित्यनाथ का नाम बतौर पीएम प्रोजेक्ट होता है और अगर वो पीएम बन भी जाते हैं तो फिर क्या गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते वैसे ही रहेंगे? क्योंकि सनातन को का झंडा बुलंद करते हुए हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ चलते रहे हैं। ऐसे में अगर सनातन का झंडा बुलंद होता है और यही तरीका योगी आदित्यनाथ का होता है तो क्या गल्फ कंट्रीज पर इसका असर पड़ेगा? हमारे रिश्ते पर उनके साथ क्या इसका असर पड़ेगा? वैसे हमने अमूमन देखा है कि योगी आदित्यनाथ एक बदलाव को साथ लेकर के चलते हैं, यानी परिवर्तन और परिवर्तित वो होते हैं। समाज जो है उसके हिसाब से भी ढलते हैं, फिर वो चाहे कानून व्यवस्था हो या फिर कुछ और हो। उत्तर प्रदेश के कंडीशन से हर कोई वाकिफ है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना होती है तो वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, कार्रवाई बिल्कुल एक तरीके से होती है। कहने का मतलब यह है कि सनातन का झंडा लेकर के योगी आदित्यनाथ भले ही क्यों ना चलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक साथ लाने की जो कवायद है वो भी उनकी तरफ से की गई है। योगी आदित्यनाथ सबको एक तरीके से आंकते हैं, ये हमने उत्तर प्रदेश के नतीजों में भी देखा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरीके से बनाई गई उसमें भी देखा है।
ऐसे में कहा यही जा रहा है कि महाकुंभ में इस बार योगी आदित्यनाथ का नाम फिक्स होगा। हालांकि चुनाव में अभी लगभग 4 साढ़े 4 साल का वक्त है, लेकिन बावजूद इसके अगला कौन, ये अहम सवाल बना हुआ है। और योगी आदित्यनाथ के नाम पर इस बार वहां महाकुंभ में मुहर लग सकती है, ऐसा कहा जा रहा है।